चलिए फिर चलते हैं हम लोग अपने अगले टॉपिक की ओर, जो कि है हमारा विकास को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। मैंने लगभग सभी प्रकार के विकास विकास के आयाम के अंतर्गत जो मुझे जरूर लगा मैंने बताया। यदि आपको लग रहा होगा कि सर आपने एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट छोड़ दिया है, जो कि मेरा भाषा का विकास है, तो यार मैं पहले ही कह रहा हूं कि ना, जब हिंदी और इंग्लिश पेडागोजी जब चलेगा, हिंदी और इंग्लिश पेडागोजी जो कि एक्चुअल में लैंग्वेज पेडागोजी है, तो वहां पर मैं लैंग्वेज को आधा पौन घंटा समझाऊंगा, और वही एक्चुअल में लैंग्वेज का डेवलपमेंट है। तो इसीलिए अलग से भाषा विकास पर वीडियो बनाऊंगा, तो वो खामखा एक वीडियो और एक दिन आपका एक्स्ट्रा लेगा। चूंकि समय बहुत कम है, इसीलिए मैं उसको सीडीपी जब पेडागोजी वाला हिसाब चलेगा तब उसमें कर दूंगा। आज देखने वाले हैं कि ऐसे कौन से फैक्टर्स है जिससे एक व्यक्ति का, एक बच्चे का डेवलपमेंट, बाल विकास पढ़ रहे तो बच्चे की बात करेंगे, उसका जो डेवलपमेंट है वो, उसमें फर्क पड़ जाता है। हम देखते हैं ना कि विकास का एक नियम ये है कि हर एक बच्चे की अपनी अलग गति है, और चूंकि बच्चा भली एक ही परिवार में पढ़े, एक ही पढ़े लिखे पले बढ़े, एक ही परिवेश में पले बढ़े, परंतु उनमें देखते हैं आउटपुट अलग अलग आता है। कोई बच्चा बिजनेसमैन बनना चाहता है, कोई बच्चा आईएएस बन जाता है, कोई बच्चा अच्छा नहीं कर पाता है, कोई बच्चा खेल में अच्छा हो जाता है। मतलब हो सकता है कि माता पिता स्पोर्ट्स पर्सन हो, बट स्टिल कई बार नहीं होने के बावजूद हर क्रिकेटर आज जो है, जरूरी थोड़ी कि उसके हर एक पेरेंट्स बहुत अच्छे क्रिकेटर है, या कोई बहुत अच्छा क्रिकेटर है उसका बेटा अच्छा क्रिकेट खेल रहा है, ये भी गारंटी नहीं है। तो वही है, वही प्रभावित करने वाले कारक है। और यहां पर जो सीजी टेट शिक्षक भर्ती जहां पर से सिलेबस के हिसाब से पूछता है, वो सिलेबस के अकॉर्डिंगली चलूंगा मैं। जिसमें सबसे बड़ा जो मेरा टॉपिक है वो है मेरा प्रकृति और पोषण, यानी कि नेचर वर्सेस नर्चर। सेकंड है मेरा निरंतरता और अनिरंतरता। इस निरंतरता को मैंने थोड़ा अच्छे वे में लिख दिया ताकि आप लोगों को समझ में आए। कई जगह ये किताब में विच्छिन्नता लिखा रहता है, आज हम लोग इसको देखेंगे भी कि ये विच्छिन्नता क्या है। अंग्रेजी में डिसकंटिन्यूटी है, या एक प्रकार से ऐसा सटल प्रक्रिया है, सटल प्रोसेस है जो अचानक से हो जाता है। थर्ड है प्रारंभिक और परवर्ती अनुभव, यानी कि इनिशियल एंड लेटर एक्सपीरियंसेस। प्रारंभिक और परवर्ती अनुभव को और थोड़ा डिटेल में बताऊंगा मैं कि वो क्या है। स्टार्ट करता हूं पहला, बिना देरी करे, प्रकृति और पोषण, यानी कि नेचर वर्सेस नर्चर में। यहां पर जो शब्द है नेचर और नर्चर, तो नेचर का मतलब क्या है मेरा, प्रकृति है, और नर्चर का मतलब क्या है, पोषण है। कई जगह आप किताबों में पढ़ेंगे प्रकृति बनाम पोषण विवाद, कि ये मानना कि सर किसका ज्यादा इंफ्लुएंस है, सर नेचर का है सर कि नर्चर का है। मैं आपको कहूं ना, तो इस बात का कोई सटीक जानकारी कोई भी बड़ा मनोवैज्ञानिक ये दे ही नहीं सकता कि 50% नेचर है 50% नर्चर है। ये समटाइम्स डिपेंड करता है, 50% वाला कहानी है ही नहीं। मैं पहले ही कह रहा हूं, किसी भी क्वेश्चन को जब ये देखो कि एक व्यक्ति के विकास में 50% नेचर होता है, 50% प्रकृति होती है, और 50% पोषण होता है। प्रकृति का मतलब मेरा एक प्रकार से वो अनुवांशिकी की बात करता है, याद रखना। अनुवांशिकी मतलब सर वो एक प्रकार से उसकी हेरिडिटी की बात करता है, उसके वंशानुगत उसे जो भी गुण मिले वो प्रकृति है, जिसमें किसी भी प्रकार से बदलाव करना लगभग असंभव है, चाहे विज्ञान कितना भी आगे पहुंच जाए। पोषण जो है वो आनुवांशिकता नहीं है, वो एक प्रकार से उस वातावरण को संदर्भित करती है, उस पर्यावरण को संदर्भित करती है जहां पर बच्चा अब अपना वास्तविक जीवन में वास्तविक विकास होने वाला है। समाज को इंगित करता है मेरा कौन सा पोषण, उसके फैमिली को भी करता है, बिल्कुल करता है। क्या हेरिडिटी फैमिली को इन्वॉल्व नहीं करता, बिल्कुल करता है, उसके माता पिता को हेरिडिटी जो है इन्वॉल्व करता है। बट जो मेजर डिबेट है कि दोनों में से प्रोसेस, विकास के डेवलपमेंट के प्रोसेस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तो हम कहेंगे कि दोनों इंपॉर्टेंट है। रादर मोर इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से नर्चर, ये मेरे पर्सनल हिसाब से, ठीक है, मैं किसी मनोवैज्ञानिक के हिसाब से भी नहीं बोल रहा हूं। नर्चर है क्योंकि कई बार हमने देखा है कि नेचर अच्छा ना होते हुए भी हमने नर्चर अच्छा किया है। मतलब हमारे खानदान में किसी ने सरकारी नौकरी नहीं ली थी, परंतु हम लेने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हम चाह रहे हैं कि हम, हो सकता था कि उनके पास काबिलियत रही होगी परंतु लोगों ने ट्राई नहीं किया होगा, हम ट्राई कर रहे हैं, हम उनसे एक लेवल ऊपर उठने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे खानदान में नेचर ऐसा है कि किसी ने बिजनेस नहीं किया सर, बट मैं कुछ स्टार्टअप करने वाला हूं, वो आपका नर्चर है। तो डेवलपमेंट दिखता है ना कि यार मेरे सामने वाला व्यक्ति बिजनेस करके उठा है, मैं भी बिजनेस करके उठूंगा, भले मेरे पिताजी एक बहुत अच्छे गवर्नमेंट टीचर रहे हैं स्टिल। तो यही डिबेट है जो बोलता है कि विकास को प्रभावित करने के लिए वंशानुगत जो भी चीजें रहेंगी, संरचनाएं रहेंगी, क्रोमोसोम्स रहेंगी, वो सभी गुणसूत्र रहेंगे, वो सभी इंपॉर्टेंट है। बट उसका जो एनवायरमेंट है, अब उसके एनवायरमेंट में पोषण में कौन कौन आएगा, सबसे पहले आएगा सर फैमिली, मतलब उसका जो भी वास्तविक परिवार है। अब उस परिवार में चाहे यार उसके माता हो, पिता हो, मतलब ये एक छोटी सी फैमिली हो गई। बट अगर वो जॉइंट फैमिली रही तो याद रखना वहीं पर मेरे कौन कौन रहेंगे, वहीं पर मेरे रहेंगे ग्रैंडफादर, भाई ग्रैंड मदर हो गए, उस बच्चे का चाचे हो गए,
उस बच्चे का मामा हो गया, उस बच्चे का बुआ हो गया। ये सभी डिपेंड करते हैं ना कि उसको किस प्रकार से सिखा रहे हैं। मतलब सोचो, अब एकल परिवार रहा तो यार आजकल क्या होता है ना कि हेरिडिटी ऐसा बोलता है कि सर बच्चे के माता पिता दोनों आईआईटीएन रहे, क्या रहे, आईआईटीएन। दोनों की बहुत अच्छी पैकेज है, एक की 18 लाख पैकेज है और दूसरे का एकदम 20 लाख पैकेज है। स्टार्ट किए मान लो स्टार्टिंग किया और शादी कर लिए, धीरे धीरे मैंने देखा इसका 28 हो गया, इसका 40 लाख पैकेज हो गया, साल में वो 70 लाख कमा रहे हैं। बट क्या अपने बच्चे को टाइम देने के लिए है? उनका जो नेचर है वो तो कह रहा है कि बच्चे की जो जीन्स है, जो डीएनए है, उस डीएनए में आईआईटी वाले माता पिता का खून दौड़ रहा है। बट एक्चुअल में जब उसे नर्चर की जरूरत है तो क्या केवल उनके पैसे से उनका पालन पोषण हो जाएगा? आपको ही पता है जिस क्षण वो दोनों काम करने निकलेंगे अपने कॉर्पोरेट लाइफ में या किसी भी लाइफ में, उसी क्षण उनको एक मेड लगेगी। मेड लगेगी मतलब एक ऐसी महिला लगेगी जो उस बच्चे का देखरेख करेगी। अब क्या वो जो महिला उस बच्चे की पालन पोषण कर रही है, क्या वो आईआईटी से पढ़ी है? नहीं पढ़ी है, तभी तो मेड है वो। अब उसका जो नर्चर हो रहा है, उसकी माता पिता भले अनुवांशिकता में बहुत बेहतर है, बट उसकी नर्चर करने वाली का जो आईक्यू है वो तो डेफिनेटली उनसे थोड़ा कम रहा है, या जिस भी प्रकार की स्थिति वो थोड़ी कम रही है। तो यहां पर इस बात की अब गारंटी नहीं है कि बच्चा भी फटाक से आईआईटी निकाल लेगा। हाँ, हो सकता है कि वो 2-3 साल रहे, उसके बाद फिर पूर्णतः यदि उसके माता पिता जोर देने लगे तो वो आगे कर ले। बट कहीं ना कहीं आपको पता है ना कि सर उसके जो इनिशियल एक्सपीरियंसेस हैं, प्रारंभिक अनुभव है, प्रारंभिक अनुभव कहने का मतलब वो प्रारंभिक बाल्य अवस्था वाली जो अवस्था है उसको ही प्रारंभिक अनुभव कहता है। और यही मेरा नेचर वर्सेस नर्चर है, शॉर्ट फॉर्म में कहूं तो अनुवांशिकता बनाम वातावरण है, जहां पर ये डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार के वातावरण में पल रहा है और बढ़ रहा है, किस प्रकार के हेरिडिटी जीन्स उसको मिले हुए हैं और वो कैसे उनके पे रिएक्ट करता है। ये मेरा पहला टॉपिक है। सेकंड है निरंतरता और विच्छिन्नता, यानी कि कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी। आपको यदि मैं पूछूंगा ना कि बताओ बच्चे लगभग कितने उम्र में बोलने लगेंगे, तो स्मिथ के अनुसार या फिर किसी भी मनोवैज्ञानिक के अनुसार आपको पता है कि सर बच्चा के शब्द से पहला जो आवाज है ना वो लगभग 6 महीने 7 महीने में निकल जाएगा। चाहे वो टूटा फूटा शब्द केवल और केवल माँ हो, केवल और केवल पा हो, केवल और केवल चा हो, केवल और केवल ला तो नहीं हो सकता, ला नहीं हो सकता, क्योंकि जो पहला स्पर्श आने वाला है केवल और केवल उसके होठों को टकराने की वजह से आने वाला है, चाहे वो माँ हो, पा हो, चा हो। चा भी बहुत रेयर चांसेस है, माँ और पा ही है, क्योंकि ये बहुत इजीली बोले जाने वाले शब्द है। देखना वो कई बार मामा मामा करते रहता है, अचानक से माँ निकल जाता है मुंह से और हमको लगता है कि पहली बार अपनी मम्मी को पुकारा है, बट अपनी मम्मी को पुकारा नहीं रहता, वो एक्चुअल में वो इसकी एक प्रक्रिया है। अब अचानक से बच्चा 6-7 महीने में एक दिन क्या करता है, बोल उठता है। बोल उठता है मतलब जिसका एक्चुअल में कोई शाब्दिक अर्थ, जैसे माँ का शाब्दिक अर्थ हमें पता है मम्मी, मदर है। अब हमको क्या लगता है, अरे देखो यार ये विच्छिन्नता हो गया। क्या हो गया? ये विच्छिन्नता हो गया। विच्छिन्नता उस प्रक्रिया को दर्शा रहा है जो अचानक से प्रकट हो गया, जो क्या हुआ, जो अचानक से प्रकट हो गया। वो बच्चा का ना खड़ा होगा, अचानक से चलने लगेगा, तो वो ना एक प्रकार से विच्छिन्नता नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि आप लोग उसको क्या देख रहे हो, धीरे धीरे पलट रहा है, पलटने के बाद धीरे धीरे घुटने के बल रेंग रहा है, और घुटने के बल रेंगने के बाद धीरे धीरे वो आपको पता है पकड़ पकड़ के चल रहा था, और आपको पता चल रहा था कि अब वो उसको छोड़ के चलने वाला है। तो वो कहीं ना कहीं वो कंटिन्यूटी वाली प्रोसेस है, जहां पर आपको पता है कि सर उसका ना निश्चित स्टेप्स था सर, और वो स्टेप्स को देखकर आपको लगता है कि अरे ये तो चलने ही वाला है, तो वो निरंतरता, वो कंटिन्यूटी है। और बड़े बड़े मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि जो डेवलपमेंट वाली प्रोसेस है वो निरंतरता वाली प्रोसेस है। आपको भी पता है, हाँ सर आपने अभी एग्जांपल दे दिया फिजिकल डेवलपमेंट का कि ऐसी होता है। विच्छिन्नता को मानते हैं कई लोग कि सर ये अचानक से होता है, बट मैं या फिर 90% मनोवैज्ञानिक इस विच्छिन्नता अचानक से प्रकट होने वाली प्रक्रिया को नकारते हैं। वो मानते हैं कि डेवलपमेंट जो है वो अचानक से विच्छिन्न होने वाली प्रक्रिया नहीं है। पर कई लोगों ने कहा कि जैसे कि ये जो पेड़ है, ये पीपल का पेड़ है, मान लो एक पौधा रहा, पौधा से और बड़ा हुआ और बड़ा हुआ और बड़ा हुआ। अब ये अचानक से कोई बहुत बड़ा मनोसंरचना नहीं बना है, वो धीरे धीरे सर उसकी प्रोसेस हुई है सर। अचानक से मेरे को वो ऐसा नहीं है कि यहाँ पीला कलर था अचानक से हरा हो गया, अचानक से आपको कुछ नया दिख गया, ये नहीं हुआ। फिर इन प्रोसेस को जब आप देखोगे तो पता चलता है कि सर यही मेरा निरंतरता है। सर हर एक चीज के लिए आप कंटिन्यूटी निरंतरता बोल रहे हैं, सर आप एग्जांपल दीजिए डिसकंटिन्यूटी का, विच्छिन्नता का। तो मैंने डायग्राम बना के रखा है, और इस डायग्राम को मैंने लिया है डायरेक्ट टू डायरेक्ट एससीईआरटी से। एससीईआरटी की जो किताब है, डीएलएड की जो पाठ्यक्रम है, उसमें आप बाल विकास पढ़ते हैं ना, उसी के पाठ्यक्रम के अनुरूप ही मेरा जो लेक्चर है वो बनता है। तो यहां पर क्या होता है ना कि आपको पता है जो तितली है वो इल्ली से होकर बनता है, राइट। वो जो छोटा सा इल्ली रहता है वो अपने आप को लपेट लेता है, जहां पर वो उस प्रोसेस चले जाता है कि अब वो फर्टाइल होने वाला है और वो तितली बनने वाला है।
अब यार वो छोटा सा अंडा था, अंडा से इल्ली हुआ और ये बहुत दिन तक ऐसे रहा और अचानक से वो जो है एक रंगीन बहुत सुंदर तितली बन के निकल गई। और जब ऐसा मैं देखूंगा जहां पर गुणात्मक परिवर्तन हुआ, जहां पर क्वालिटेटिव चेंज हुआ, उसको मैं बोलूंगा कि वो विच्छिन्नता है। इसको विच्छिन्नता क्यों बोल रहा हूं? इसको विच्छिन्नता इसलिए बोल रहा हूं मेरे भाइयों, क्योंकि यहां पर वो क्या हुआ है, एक नई संरचना में बदल चुका है, एक नई संरचना में। और वो अचानक हुआ है। तितली रोज नहीं बन रहा था, तितली तो अचानक से निकल गया ना रंगीन। तो जो अचानक से प्रक्रिया हो, जो बूम इल्यूमिनेशन रोशनी वाली प्रक्रिया हुई ना, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, विच्छिन्नता। और विकास डेवलपमेंट ऐसे नहीं होता है, जो डेवलपमेंट है वो ऐसे नहीं होता यार। डेवलपमेंट तो भैया निरंतर कंटिन्यूस वाली प्रोसेस है। ठीक है, एक मिनट गाइस। ठीक है, ये हो गया मेरा। अब अगर आपसे कोई पूछेगा कि भाई डेवलपमेंट कंटिन्यूस प्रोसेस है या डिसकंटिन्यूस प्रोसेस, आप कहां पर जाएंगे? आप हमेशा डिसकंटिन्यूस प्रोसेस। कंटिन्यूस प्रोसेस जो है एक प्रकार से इस बात पर जोर देता है कि उनमें मात्रात्मक यानी कि क्या, क्वांटिटेटिव चेंजेस हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? क्वांटिटेटिव चेंजेस। ठीक है, लेकिन विच्छिन्नता क्या बोलता है कि मात्रात्मक धन गुणात्मक यानी कि क्वालिटेटिव चेंजेस भी हो रहे हैं। तो जो डेवलपमेंट वाली प्रोसेस है वो दोनों को लेकर चलती है। कई बार ऐसा लगता है कि वो प्रोसेस डिसकंटिन्यूस है, अचानक से हो गया है, बट आपको ही पता है बच्चा अचानक से नहीं बोला है। जो क्वालिटेटिव चेंज आया है बहुत दिन का क्वांटिटेटिव चेंज रहा है, तब जाकर क्वालिटेटिव चेंज आया है। तो ये मेरा सेकंड हो गया, निरंतरता और विच्छिन्नता। ये क्वेश्चन आया था, पीपल का पेड़ अधिक बड़ा हो जाता है, ये किस प्रक्रिया को दर्शाता है? ये निरंतरता को दर्शाता है। एक इल्ली बटरफ्लाई यानी कि तितली बदल जाती है, ये किस प्रक्रिया को दर्शाता है? तो मेरे भाइयों ये दर्शाता है आपका किस प्रक्रिया को? विच्छिन्नता को। थर्ड है प्रारंभिक और परिवर्ती अनुभव, जिसको बोलते हैं इनिशियल एंड लेटर एक्सपीरियंसेस। प्रारंभिक अनुभव मैं जोड़ूंगा 6 से लेकर 12 साल तक, सॉरी 2 से लेकर 6 साल तक, और परिवर्ती अनुभव जोड़ूंगा 6 से लेकर 12 साल तक। एक एग्जांपल देता हूं, उस एग्जांपल से मैं पूरा क्लियर कर दूंगा इनिशियल और लेटर एक्सपीरियंसेस में अंतर कैसे आ जाते हैं। एक लेबर क्लास फैमिली है। क्या है? लेबर क्लास फैमिली, दोनों काम पे जाते हैं, माता और पिता, चूंकि घर की आय कम थी। क्या होता है ना कि दोनों बहुत मेहनत से कमा रहे होते हैं, लेबर कहीं कंस्ट्रक्शन वर्कर पर काम कर रहे होते हैं। एक बच्चा होता है, ठीक है, बच्चे का नाम ए रख देता हूं। लड़का होता है, बहुत बढ़िया सा सुंदर सा लड़का होता है, ठीक है, और ए नाम रखता हूं उसका मैं। तो उसकी माता बोलती है कि मेरे को बच्चे का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, तो 2-3 साल आप अकेले कमा लो, क्योंकि मुझे इसका ध्यान रखना पड़ेगा। तो 2-3 साल पिता बोलता है हाँ ठीक बात है, बच्चे का तबियत थोड़ा खराब ना हो इसके लिए मैं अकेले ही काम करता हूं। और स्टार्टिंग के 2-3 साल के जब अनुभव है, 2-3 साल के, और जब बच्चा इवन जब 3-4 साल का हो जाता है, तो माता श्री जब उसे काम पर जाती है ना, तो उस बच्चे को साथ में लेकर जाती है ताकि उसका दिन भर केयर कर पाए। जस्ट इन केस 3-4 साल बाद एक उसकी बेटी में जाती है। बेटी का नाम क्या है? बी है यार। बेटी का नाम क्या है? बी है। अब चूंकि ये जो जब ये बी जो है ये जब 2 साल की हो जाएगी, तो ये बच्चा ऑलरेडी 6-7 साल का हो चुका रहेगा। तो अब दिक्कत ये होता है ना कि जो पेरेंट्स का जो ध्यान है, मैं ये नहीं कह रहा हूं वो नंबर 2 यानी कि बी पर ध्यान नहीं देगी, बी पर ध्यान देती है, बट सारा जो फोकस था ना वो इस बच्चे पर था, वो खत्म हो चुका है। इस पर वो इतना छुट्टी लेने का कष्ट नहीं करेगी, क्योंकि उसको लगता है अरे उस बेटी को देखने के लिए एक बेटा तो है ना जो 6-7 साल का हो चुका है। अब इस ए वाले का इनिशियल एक्सपीरियंसेस बहुत अच्छा हो चुका, उसको माता पिता का प्यार ठीक ठाक मिल गया, उसको ठीक ठाक परवरिश मिल गई। परवरिश की तो बात नहीं है, ठीक ठाक उसको जो भी एनवायरनमेंट माहौल चाहिए था माता का वो मिल गया। जो एरिक्सन वाला जो सिद्धांत है उसको पॉजिटिव वाला साइड पूरा मिल गया। बट यहां पर जब ये 2-3 साल की हुई तो उसका प्रारंभिक अनुभव ही हमने खराब कर दिया। हमने क्या कर दिया? इसका प्रारंभिक अनुभव ही हमने खराब कर दिया। कैसे खराब कर दिया? हमने उसका जो देख रेख है उसके लिए मोस्टली उसके भाई को जिम्मेदारी दे दी। माता केवल दूध पिलाने तक ही सीमित रह गई, इवन कुछ सालों बाद वो भी नहीं। तो यहां पर हमने क्या किया? उसके प्रारंभिक अनुभव को ही खराब कर दिया। ये होता है जब प्रारंभिक अनुभव किसी का बचपन ही खराब हो जाए, जहां पर माता पिता गुजर जाए या किसी तरह की घटना हो जाए, दादा दादी भी ठीक से ना रह सके उनके साथ, तो ये सभी चीजें प्रारंभिक अनुभव में आते हैं। फिर सेकंड आता है मेरा लेटर एक्सपीरियंसेस, जो कि मेरा परिवर्ती अनुभव है। अच्छा, परिवर्ती अनुभव किसकी बात करता है? जब बच्चा एक्चुअल में स्कूल लाइफ में थोड़ा नया नया स्टार्ट करता है, जब एक्चुअल में सामाजिकता का नया दौर, नया क्षेत्र उसके सामने खुलता है, ये उसकी बात हो रही है। लेटर एक्सपीरियंसेस में हो सकता है कि जैसे कोविड के दौरान लेटर एक्सपीरियंसेस बहुत बच्चों खराब हो गए, क्योंकि उनके माता और पिता दोनों चल बसे।
बहुत सारी स्कीम्स भी केवल उन बच्चों के लिए निकाली गई जो कि बहुत बेहद जरूरी था। और परवर्ती अनुभव इसी बात की व्याख्या करता है कि बच्चों का प्रारंभिक अनुभव बेहतर रहा, माता पिता ने साथ दिया, बट परवर्ती अनुभव थोड़ा अच्छा नहीं रह पाया। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स कहने लगे, यही जो लेबर क्लास की फैमिली है, ये अपने बच्चे को जब वो 6-7 साल का हो जाएगा तो बच्चे पर ध्यान देना कम कर देते हैं, क्योंकि उनके लिए है कि भैया रोजी रोटी कमाना है, रोटी कपड़ा मकान हावी हो जाता है। तो अपने बच्चे का लेटर एक्सपीरियंसेस यानी कि उत्तर अनुभव, पोस्ट चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस जो अच्छा होना चाहिए था, आपने उसे बच्चे का खराब कर दिया, और आगे चलकर ये उसके डेवलपमेंट पे, उसके विकास पे असर डालने वाला है। ये आपको ही पता है, ये मुझे ही पता है। ठीक है, तो ये मेरे प्रारंभिक और परवर्ती अनुभव हो गए। फिर थर्ड है मेरा बाल विकास की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, जहां पर सोशल और कल्चरल बैकग्राउंड जो है वो मैटर करता है। बिल्कुल मैटर करता है यार। सबसे पहले तो मैं देखूंगा जेंडर। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या देखूंगा, एक जो इंपॉर्टेंट है मेरा, जो मैं मानता हूं, जेंडर, जो कि समाज के द्वारा बनाई गई एक मनोसंरचना है। ये भगवान ने नहीं बनाया है, हमने बनाया है। ठीक है, भगवान ने दो अलग अलग लड़का और लड़की सेक्स बनाया है, जेंडर हमने बनाया है, जो कि ये काम पुरुष करेगा, एक काम महिला करेगी। मेरे पास 2 बच्चे हैं, एक का नाम राजू है और एक का नाम रानी है। मैं ये 4 प्रकार के खिलौने लाया हूं। ये 2 टेडी बेयर है, एक तो ये बैट है, एक तो बॉल है। आप सभी यदि मेरा चैनल को देख रहोगे ना, तो आपसे एक सवाल करता हूं मैं कि यार 2 गिफ्ट राजू के लिए निकाल लो और 2 गिफ्ट रानी के लिए निकाल लो। 95 या 99% लोग रानी के लिए इन दोनों को निकाले होंगे और राजू के लिए इन दोनों को निकाले होंगे। क्यों? आपने ऐसा क्यों किया? ऐसा कहीं लिखा है क्या कि राजू लड़का है तो वो केवल और केवल बैट से और बॉल से खेलेगा, और रानी लड़की है तो केवल और केवल यहां से खेलेगी? वाई नॉट कि रानी क्रिकेटर बन जाए, रानी फुटबॉलर बन जाए, और राजू जो है उसको डॉल से खेलना अच्छा लगता हो? वाई नॉट? क्योंकि आपने अपने मन में ऐसी लिंग की मनोसंरचना बना ली है कि भैया निश्चित पुरुष ये काम करेगा और निश्चित महिला ये काम करेगी। और ये काम हम अपने बच्चों को बचपन से सिखाते हैं कि तू लड़की है तो ऐसा करेगी, तू लड़का है तो ऐसे करेगी। और वही प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है जो कि मेरा लिंग है, जो कि मेरा जेंडर है। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि आप बाकी समझदार हैं। सेकंड है मेरा सामाजिक वर्ग, उसकी जो भी सोसाइटी की स्टेटस है। सामाजिक वर्ग में भी 3 प्रकार के लोग आते हैं। एक तो यार जो लो क्लास है, एक यार मेरा मिडिल क्लास है, और एक टोटली हाई क्लास है। लो क्लास का बच्चा अपने बच्चे को आंगनबाड़ी भेजेगा, मिडिल क्लास का बच्चा छोटा मोटा प्ले स्कूल में भेजेगा, और ये अपने बच्चे को किड्स ही भेजेगा। वो जो बड़ा वाला हाई फाई प्ले स्कूल नहीं आता, स्टूडेंट ऑफ द ईयर पिक्चर वाला, वो वैसे वाले में। यहां पर उस बच्चे को ए फॉर एप्पल सिखाना पड़ रहा है। इस बच्चे को ए फॉर एप्पल को बोर्ड में बढ़िया ड्राइंग करके दिखाया जाता है। इसको केवल ए फॉर एप्पल सिखा दिए जा रहे हैं। ठीक है, अच्छी किताब नहीं है, अच्छे संसाधन नहीं, अच्छे बोर्ड नहीं है, बहुत से आंगनबाड़ी में है ऐसे। ठीक है, ठीक ठाक मिडिल स्कूल में पढ़ाया तो हम लोगों ने देखा कि बढ़िया उसको बोर्ड वोर्ड दिखा दिए। हाई स्कूल में जाएगा तो क्या पता सीधा सेब ही दे दे लाके, अरे भैया यही एप्पल है। और बच्चे के मन में पूरा स्कीमा बैठ गया, अरे ये तो सेब है। अब हो सकता है ना कि गांव वाला बच्चा सेब ही ना देख रहा हो। तो अंतर है तीनों में। क्यों? क्योंकि तीनों के पैसे में अंतर है, तीनों के घर में अंतर है, तीनों के स्कूलों में अंतर है। तो यार सामाजिक वर्ग उस व्यक्ति की जो स्थिति है, कैसा पैसा है, उससे भी ये जो चीज है वो इफेक्ट करती है। इन पर चीजों पर आपको स्वयं समझना है। क्वेश्चन इससे नहीं आएगा कि ये क्या है, क्वेश्चन इससे आएगा कि इन दोनों में से बेटर कौन सा है। आपको पता है कि समय के अनुरूप कौन सा बेटर है, और इसमें से क्वेश्चन नहीं आने वाला, इस बात की मेरी गारंटी है। क्वेश्चन जो आएगा वो साइकोलॉजिकल बेसिस पे आएगा, जो अब सबसे बनेगा। इस वीडियो को बहुत लंबा करने की आवश्यकता है ही नहीं है। इतने ही वीडियो में आज मैं आपसे विराम चाहता हूं, और अगला जो चैप्टर आएगा जो कि मेरा अधिगम का, जिसे आप बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे। और प्लीज यदि आप ये वीडियो यहां तक देख रहे हो तो प्लीज लोगों को शेयर कीजिए। थैंक यू गाइस।